गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल राज राजेश के इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस के 60वीं से 62वीं और 56वीं से 59वीं के सवाल का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोग, आपके मित्र लाभ उठा सकें। तो आइए आज के सवाल को देखते हैं। तो देखेंगे आज का पहला सवाल है भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? देखेंगे वह कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग लेता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन में, संसद के समिति में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। देखेंगे इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 88 में यह उल्लेख है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसदीय समिति में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। देखेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं। देखेंगे महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और देखेंगे महान्यायवादी का पद का सृजन सबसे पहले 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था और सबसे पहले 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखेंगे उपराष्ट्रपति जो संसद के सभी सदस्यों द्वारा नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं। निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसके नामों का सिफारिश प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसमें चेंजिंग हुआ। अब जो है निर्वाचन आयुक्त का जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उसमें कोलेजियम रहता है और कोलेजियम जो है नामों का सिफारिश करता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो सवाल पूछे गए थे उसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। और देखेंगे पूछेगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है वोट ऑन अकाउंट के लिए है कैग रिपोर्ट पर मतदान करना, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित होने के लिए लंबित धन का विनियोजन, बजट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। तो देखेंगे वोट ऑन अकाउंट इसका मतलब क्या होता है, तो देखेंगे वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है लेखानुदान या इसी को बोला जाता है अग्रिम भुगतान। देखेंगे वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है लेखानुदान और होता है अग्रिम भुगतान। तो देखेंगे वोट ऑन अकाउंट के लिए है तो किसके लिए है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बजट पारित होने के लिए लंबित धन का विनियोजन। देखेंगे लेखानुदान क्या होता है, संसद में बजट प्रस्तुत होने के बाद किसी वित्तीय वर्ष में अगर किसी विभाग के लिए अगर संचित निधि से विनियोग विधेयक, देखेंगे विनियोग विधेयक
संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 114 में है। तो किसी वित्तीय वर्ष के लिए अगर किसी विभाग के लिए अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है किसी कारणवश, तो कुछ समय के लिए किसी विभाग के लिए संसद संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति देती है उसी को बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट, जिसे लेखानुदान या अग्रिम भुगतान कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। बोला गया किसी वित्तीय वर्ष में किसी कारण से अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो कुछ समय के लिए किसी डिपार्टमेंट के लिए संसद जो है संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है, उसी को वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में अग्रिम भुगतान भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। देखेंगे यह सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। देखेंगे 26 जनवरी को भारत में नेशनल लॉ डे मनाया जाता था, लेकिन 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब से? तो 2015 से। देखेंगे 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। एक सांसद की एक सीट को खाली घोषित किया जा सकता है यदि वह लगातार डैश डैश अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित हो। यानी कोई भी मेंबर, देखेंगे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई मेंबर लोकसभा में या राज्यसभा में इतने दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने यानी 60 दिन। अगर कोई मेंबर बिना सूचना के, अगर कोई संसद सदस्य बिना सूचना के संसद की कार्यवाही से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 101 में किया गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखेंगे ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो देखेंगे ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1 का ए सब क्लॉज ए, संविधान का अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी बताएंगे जल्दी से जल्दी जो झंडा फहराने का यानी ध्वज फहराने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आप लोग भी कमेंट करें। देखेंगे आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1 जो है पंडित है और इसमें ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में नवीन जिंदल, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने के लिए वह निजी शिक्षण संस्थानों में ध्वज फहरा सकता है, और इसका वर्णन उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का खंड ए में दिया। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। साथ ही साथ देखेंगे अनुच्छेद 19 का 1 का ए में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए कहता है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखेंगे इसी में 2005 में जो है सूचना का अधिकार जोड़ दिया गया था। सूचना का अधिकार
प्रेस की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल में है। देखेंगे अनुच्छेद 14, इसमें दो बातें कहा गया है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण की बात की गई है। देखेंगे अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और देखेंगे अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन है, अर्थात भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद के किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया। देखेंगे संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। देखेंगे ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 46वें, 44वें, 74वें संविधान संशोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, क्या होगा। देखेंगे आंसर होगा समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। देखेंगे अभी तक संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन, और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। यानी संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुए और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखेंगे 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो मूल अधिकार था, और उसको जो है संविधान के आर्टिकल 300 खंड 1 में डाला गया। देखेंगे 46वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को कानून के खामियों को दूर करने और बिक्री कर को वसूलने का शक्ति दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान के जो है 9 क जोड़ा गया, संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया, और इसमें जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दिया गया, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दिया, और इसमें संविधान के 9 क जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक जो है नगर पालिकाओं को शक्ति दिए गए, और नगर पालिकाओं को 18 विषय सौंपे गए जिस पर वह कानून बना सकता था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। एक नए राज्य के निर्माण हेतु संविधान संशोधन के लिए बहुमत आवश्यक है। टेस्ट है सरल, 2/3, 3/4 सभी राज्यों के आधे से 2/3 से अधिक अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे इसके लिए आंसर होगा सरल। सरल मतलब होता है साधारण, साधारण, साधारण बहुमत। देखेंगे भारत के संविधान में 3 तरह से संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत, जिसका मतलब होता है n/2+1, यानी संसद में उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक समर्थन। एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की समर्थन। तो देखेंगे 368 के तहत इसको काउंट नहीं किया जाता है। देखेंगे किसी भी नए राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्यों के नामों में परिवर्तन, या नए राज्यों का प्रवेश। तो देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है, और किसी नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है, और इसके लिए संसद को शक्ति दिए गए हैं जो कि साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी नए राज्यों का गठन के लिए जो प्रस्ताव होते हैं राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है
या तो सीधे या तो अपने उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ऑप्शन बी है मंत्रियों के माध्यम से। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के माध्यम से। ऑप्शन डी है कैबिनेट के माध्यम से। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखेंगे अच्छा सवाल पूछा है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, या तो सीधे या तो उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में कहा गया है देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसे राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालित करेंगे। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद का गठन करते हैं, और उस मंत्री परिषद का एक हेड होता है, एक प्रमुख होता है जो पीएम होता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 25 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो सीधे या तो अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का सवाल है भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से कौन सा से निर्देशक सिद्धांत में सूचीबद्ध है। यानी पूछ रहा है संविधान के भाग 4 जो है जिसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, कौन उसमें शामिल है। ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानक, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन नीति निर्देशक तत्व के संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में है। 40 के खंड डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है, तो यह सही है। यह है समान नागरिक संहिता, देखेंगे अभी चर्चा में है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। ध्यान रखेंगे यूसीसी जो है पहले गोवा में लागू था, लेकिन गोवा में ब्रिटिश काल में जो लागू किया गया था वहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। तो देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में है, यह नीति निर्देशक तत्व में है। छोटे परिवार का मानक का वर्णन संविधान नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो है इसका वर्णन आर्टिकल 45 में है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। देखेंगे 1, 2, 4 यानी बी, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। मौलिक अधिकार चुने जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं। यानी पूछ रहा है वह फंडामेंटल राइट कौन है, वह मौलिक अधिकार कौन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखेंगे ऑप्शन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष स्वतंत्रता समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखेंगे वह फंडामेंटल राइट जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। यह मौलिक अधिकार जो है देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। कानून के समक्ष समानता देखेंगे इसका वर्णन 14 में है, तो यह नहीं है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को अधिकार यह है, 1 है और 3 है। देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यह नहीं है, देखेंगे इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे वह मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यह सिर्फ इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। देखेंगे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है सिफारिश किसने किया था। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता।
तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय। देखेंगे बलवंत राय मेहता जो थे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक थे, इन्हीं को माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और इसी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। वो 3 स्तर कौन कौन है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखेंगे अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और अशोक मेहता समिति ने भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने भारत में दलीय आधार पर स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराने की सिफारिश किया था और अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत पर भी जोर दिया था। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट 2013 से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानून में बदलाव, मौलिक अधिकार, बच्चों के अधिकार। जे.एस. वर्मा समिति। देखेंगे वर्ष 2012 में नई दिल्ली में निर्भया नामक लड़की का जो रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, उस पर जांच के लिए जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। इसने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानून में बदलाव के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। राज्यसभा मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है 275 सदस्यों में से 280 सदस्यों में से 280 सदस्यों में 20 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 275 सदस्यों में से 18 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 252 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो आप लोग भी बताएंगे राज्यसभा में मेंबर कितने होते हैं और कहां से कितने आते हैं। देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, ठीक है, 245 सदस्य हैं और जब 250 होंगे मैक्सिमम, तो इसमें होते हैं निर्वाचित और मनोनीत। पूछ रहा है राज्यसभा में से कितने होते हैं, तब मैक्सिमम पूछ रहा है। तो जब राज्यसभा में मैक्सिमम 250 होंगे, इसमें से देखेंगे 250 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो 245 मेंबर है, 245 है, उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80A में है। और देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, इसमें से 225 प्लस 8 प्लस 12, देखेंगे 225 स्टेट से, 8 यूनियन टेरिटरी से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 225 और 8 233 और 12 245 वर्तमान में यह है। और देखेंगे जो आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होंगे 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, वह सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति, देखेंगे इसे बोला जाता है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपना रिपोर्ट किसको देती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को और भारत के राष्ट्रपति को। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। देखेंगे लोक लेखा समिति संसद के सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के एक्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। प्रारंभ में इसमें मेंबर 15 थे। 1955-56 में PAC के सदस्यों की संख्या बढ़कर 22 हो गई और इसमें वर्तमान में मेंबर 22 है। देखेंगे 22 मेंबर है, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से
और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से चुन के आते हैं। देखेंगे पीएसी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष के नेता होते हैं। यह व्यवस्था 1967 में प्रावधान किया गया कि पीएसी के जो अध्यक्ष होंगे वो विपक्ष के होंगे। उसके पहले सत्ता पक्ष के ही लोग होते थे। देखेंगे लोक लेखा समिति संसद की अस्थायी और वित्तीय समिति है। यह अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। देखेंगे लोक लेखा समिति, सवाल पूछे जाते हैं लोक लेखा समिति के पथ प्रदर्शक मित्र गाइड कौन होता है? तो सीएजी जो होता है, सीएजी जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी जो है लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक होता है। क्योंकि पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति जो अपना जांच करता है वो सीएजी के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के को ही आधार बनाकर जांच करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यानी भारत का संविधान जो है बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और भारत के संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन भारत गणतंत्र बना। तो ऐसा क्यों, ऐसा 26 जनवरी के दिन को क्यों चुना गया? भारत का जब संविधान 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार था तो फिर 2 महीना क्यों वेट किया गया? इसका रीजन क्या था? देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है। 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह एक शुभ दिन माना जाता था। इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ, भारत में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यहीं पर तय किया गया कि अगले साल से हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया था, यानी स्वतंत्रता का दिवस हम लोग मनाए थे। इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया, इसलिए भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो देखेंगे आज के 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो हम लोग डिस्कशन किए वह आपका जो 60वीं से 62वीं जो बीपीएससी आयोजित हुआ था 2017 में और जो है 56वीं से 59वीं बीपीएससी जो आयोजित हुआ था जो 2015 में, इसके जो है दोनों से सवाल थे 15। तो आज के डिस्कशन में 15 सवालों का हम लोग डिस्कशन, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले सवाल को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।